अगर आप साइट मैप डालते हो और सारे पेजेस की डिटेल वहाँ पे होती है, तो गूगल समझ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे XYZ पेजेस है। तो क्राउलिंग स्टेटस हम ऐसे जान सकते हैं और यहाँ पर दिखता है कि कितने पेज आपके गूगल में इंडेक्स है, कि मैंने अगर किसी बंदे ने रैंडम पिक्चर अपलोड की है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है? और उसपे सिर्फ कैट्स लिखा है टाइटल में, तो गूगल को समझ नहीं आएगा कि ये कैट्स है। पर अगर आप अल्टर टैग वहाँ पे देते हो तो गूगल को समझ आता है कि ये कैट्स का इमेज है। यहाँ पर रोबोट टीएक्सटी हमें कुछ कुछ पेज पे डालना पड़ता है, जैसे यूज़र का लॉगिन डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट डिटेल है। तो हम गूगल को बोलते हैं वो पेज फेच ना करे, वो डिटेल फेच ना करे, जो कि रोबोट टीएक्सटी के ज़रिए होती है। सो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट के एसईओ की ऑडिट के बारे में। ऑडिट क्या होता है? जब आप गूगल पे रैंक करना चाहते हो तो गूगल के कुछ सिग्नल्स होते हैं, गूगल की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तब भी जाकर गूगल पे आपकी वेबसाइट पर्टिकुलर किसी कीवर्ड पे या क्वेरी पे रैंक करती है। तो अगर आपकी वेबसाइट भी गूगल पे रैंक नहीं कर रही तो ये वीडियो आपको ज़रूर से पूरा वीडियो देखना चाहिए। ये ऑडिट अगर आप बाहर कराते हो तो $250 के आसपास की ये ऑडिट पड़ती है, जो कि हम फ्री में दे रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको आपकी वेबसाइट सेलेक्ट करनी होती है और उसके लिए कीवर्ड जो जिस पे आपको रैंक आना है वो कीवर्ड आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ता है और कौन-सा लोकेशन है ये हमें बताना पड़ता है। तो ये जो ऑडिट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो हम आपको फ्री में देते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट गूगल पे क्यों रैंक नहीं आ रही। तो ये वेबसाइट है जो कि अगली स्वेटर डेपोट करके है। ये क्लाइंट डैन है जो यूएसए से है। इनकी वेबसाइट का हमने ऑलरेडी ऑडिट बना के रखा है। तो चलिए ऑडिट देखते हैं और पता करते हैं कि क्या इश्यू है जिसकी वजह से ये वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं आ रही, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अपने ऑडिट रिपोर्ट ओपन करके रखा है। ये सेम रिपोर्ट हम आपको देंगे, ठीक है? जिससे क्लाइंट को समझ आए कि क्या इश्यू उनकी वेबसाइट में है। अगर ये इश्यू आप करेक्ट करते हो आपकी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग में इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी टीम ने पूरा रिपोर्ट जनरेट करके दिया है। तो ये देखो, एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो एसईओ इंक्रीज योर ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, ठीक है? इंक्रीज नंबर ऑफ विजिटर पेज सीज ईच डे, ठीक है? तो एसईओ आपकी हेल्प करता है आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होता है, आपकी जो विजिटर होते हैं उसको इंक्रीज करने में, ठीक है? सेकंड ये है कि गूगल पे जब आप फर्स्ट पेज पे आते हो तभी जाकर आपको बिजनेस मिलता है। देखो, नॉर्मल जो यूजर होते हैं वो टॉप की जो 5 क्वेरीज होती है, 5 सजेशन होते हैं सर्च इंजन के, उसी पे क्लिक करते हैं, उसके बिलो नहीं जाते। अगर आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, टॉप 10 में आ रहे हो तो चांसेस है कि आपको विजिटर मिलेंगे, क्लिक्स मिलेंगे। पर टॉप 5 में सबसे ज़्यादा आपको क्लिक्स और यूजर्स मिलते हैं, ठीक है? तो आपको ट्राई करना है कि टॉप 5 के अंदर ही आपका कीवर्ड रैंक हो पर्टिकुलर किसी भी सर्च क्वेरी के लिए, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड चीज़ अपॉर्चुनिटी, कि अगर कोई बंदा आपका कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है और आप अगर यहाँ पर रैंक आते हो तो हायर चांस है कि आपको आपके कस्टमर मिले, ठीक है? अभी आपके कॉम्पिटिटर रैंक आ रहा है तो समझो कि आपका जो बिजनेस है वो आपके कॉम्पिटिटर लेकर जा रहे हैं, ठीक है? तो हमें ट्राई करना है कि बिजनेस हम टॉप टॉप 5 में आए और बिजनेस हमारा खुद का इंक्रीज करे। तो आप यहाँ पर रैंक आते हो आपके कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल पे तो ही आपको बिजनेस मिलने के चांसेस है, ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद व्हाट वी डू, तो देखो, वेबसाइट में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक एसईओ के, जो होता है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज की जो चीज़ है वो वेबसाइट का अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे वेबसाइट में कोई टाइटल का एरर है, डिस्क्रिप्शन का एरर है, कोई टैग डालना है, इमेज के अल्टर टैग डालने हैं, वो सारा चीज़ें ऑन पेज एसईओ की टीम करती है। दूसरी टीम होती है टेक्निकल। आपकी वेबसाइट की स्पीड टाइम टू टाइम ओपन नहीं हो रही है, आपकी वेबसाइट में कोई बग है तो वो सॉल्यूशन टेक्निकल टीम करती है। और फिर होती है ऑफ पेज टीम। आपकी वेबसाइट पे जो लिंक बिल्डिंग होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, वो ऑफ पेज की टीम करती है। तो जब पूरी टीम मिलकर काम करती है तब जाके आपको ऑर्गेनिक एसईओ में रिजल्ट मिलता है, ठीक है? उसके बाद बैकलिंक्स, बैकलिंक्स को हम वोट कहते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, गूगल में अथॉरिटी बढ़ाने के लिए हमें बैकलिंक्स लेनी पड़ती है। बैकलिंक्स क्या है? कि हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक लेते हैं और आपकी वेबसाइट का अथॉरिटी बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर फिटनेस वीकली करके कोई वेबसाइट है, ठीक है? अगर हमें इसके रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लेनी है तो हाउ टू रन मैराथन वेबसाइट से इन्होंने बैकलिंक ली है, ठीक है? देखो, बैकलिंक लेने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि सामने की जो वेबसाइट है जहाँ से हम बैकलिंक लेते हैं उसका स्पैम स्कोर कम से कम हो।
अगर आपकी वेबसाइट जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हो वहाँ पे स्पैम स्कोर ज़्यादा होता है, तो आपकी वेबसाइट को वो नुकसान कर सकता है और स्पैम स्कोर घटाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है? तो स्पैम स्कोर हमें ध्यान रखना है, वल्गर वेबसाइट नहीं होनी चाहिए और जो आपकी वेबसाइट जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हो वो रिलेवेंट होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री से। जितना रिलेवेंसी होगा, जितना स्पैम स्कोर कम होगा, उतना ही अच्छा आपके लिए वो लिंक होगा, जिससे ऑथोरिटी जल्दी बढ़ती है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर बैकलिंक। तो देखो, हम क्या करते हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो हमारा ये क्लाइंट था, ठीक है? अगली स्वेटर डिपोट करके, तो इनकी अगर बैकलिंक देखी जाए तो 3 और 3 है लिंक वेबसाइट, ठीक है? और उनका जो कॉम्पिटिटर है, जो कि टॉप में रैंक आ रहा है, उसके पास बैकलिंक 52,000 है, ठीक है? और यहाँ पे लिंकिंग वेबसाइट कितनी है? 4,400 है। और उसका डोमेन रेटिंग यहाँ पे 63 है, ठीक है? डोमेन रेटिंग है जो कि 100 में से होता है, ठीक है? 100 में से होता है, तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है। तो समझो कि अगर हमें को बीट करना है सेम कीवर्ड के लिए, तो हमें मिनिमम 52,000 से ज़्यादा बैकलिंक लेनी पड़ेगी और वो भी डू फॉलो भी हमें लेनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बैकलिंक होगी, जितने ज़्यादा वोट होंगे, उतना ही आप इजीली इनको बीट कर सकते हो। जो दूसरा रैंक आ रहा है नोवा टोमेटो करके, novatomato.com, उनका 51 रेटिंग है। यहाँ पर बैकलिंक आप देख सकते हो 500 है और लिंकिंग वेबसाइट 167 है। देखो, इसको हम बीट कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी में बढ़ने में टाइम लगेगा, पर हम बैकलिंक्स में उसको बीट कर सकते हैं थोड़े टाइम में, जैसे 3-4 मंथ में हम ऐसी अच्छी बैकलिंक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी है। टॉप का कॉम्पिटिटर था, उसके पास 52,000 बैकलिंक थी, तो इसको बीट करना ऑलमोस्ट टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है? और ये जो हमारे लीड है, हमारे क्लाइंट है, उनके पास कोई भी बैकलिंक यहाँ पे नहीं है। तो हमें उनके लिए ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, बैकलिंक जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाके उनको रैंकिंग में टॉप में दिखेगा उनका वेबसाइट। फिर आता है पेज टाइटल। देखो, अभी जो हमने बात की वो बेसिक सारा डिस्कशन था। अब हम आपको दिखाएँगे कि क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ऑन पेज में फर्स्ट इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? ऑन पेज मतलब वेबसाइट का इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें सारे चेंजेस करेंगे, उसको इंटरनल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? या फिर ऑन पेज कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ रूल्स है वेबसाइट के एसईओ करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वेबसाइट एसईओ में पहले हमें टाइटल ठीक करना पड़ता है। अगर आप किसी कीवर्ड के लिए रैंक आना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट पे जो टाइटल होता है वो पहले ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हो, ये सारे जो टाइटल है 130 पेजेस के टाइटल है, वो यूनिक होने चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो पहला रूल्स गूगल का ये है कि आपके टाइटल ठीक होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। पेज टाइटल किसको कहते हैं? तो ये जो ब्लू वाला दिखता है, जब आप गूगल पे कोई सर्च क्वेरी करते हो, तो जो ये ब्लू कलर का दिखता है उसको टाइटल कहते हैं। तो टाइटल के कुछ रूल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पहले टाइटल मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्क्रीमिंग फ्रॉग के टूल्स है, जिससे हमने ये स्क्रीनशॉट सारे कलेक्ट किए हैं। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो टाइटल है, तो 2 टाइटल ऑलरेडी, ये 2 पेज है जिस पे टाइटल अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर टाइटल ऐड करने होंगे। टाइटल अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे रैंकिंग का चांस आपका 0 है। यहाँ पे डुप्लीकेट, तो कोई भी टाइटल ऐसा नहीं है जो कि डुप्लीकेट है, ठीक है? जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आता है ओवर 60 कैरेक्टर। तो आपके जो कीवर्ड होते हैं वो 60 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए टाइटल। तो उनकी वेबसाइट पे कुछ 107 पेज है जिस पे उन्होंने टाइटल की लेंथ बढ़ा के ऐड की है, ठीक है? क्यों 60 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए? तो जब भी आप टाइटल देखते हो तो ऐसे ट्रंकेटेड हो जाता है, डॉट 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 आता है, जिससे क्या होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होता है और गूगल नहीं चाहता कि यूज़र यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो। तो आपको टाइटल 60 कैरेक्टर के अंदर ही लिखना है, उसके ओवर नहीं लिखना है। लिखोगे, इंडेक्स हो जाएगा पेज पर, रैंकिंग में थोड़ा इश्यू आएगा, ठीक है? उसके बाद बिलो 30 कैरेक्टर के अंदर भी नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है उनकी वेबसाइट पे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन उनकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सारी जगह पे जितने पेजेस है उन पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है? तो मेटा डिस्क्रिप्शन अगर नहीं होता तो भी आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
मेटा डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? तो गूगल पे कोई सर्च क्वेरी आप सर्च करते हो तो ये जो आता है बॉटम में लिखकर उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है? जो यूज़र को दिखता है। तो हर जगह मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है जो कि नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्ली मेटा डिस्क्रिप्शन उनको उनकी वेबसाइट पे ऐड करना होगा। 110 पेज पे सारी जगह पे मेटा डिस्क्रिप्शन हमें यूनिक लिखना होगा जिससे उनको रैंकिंग में इफ़ेक्ट मिले। है ही नहीं तो डुप्लीकेट का चांस ही नहीं होता, ठीक है? ओवर 55 कैरेक्टर भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन में भी 155 कैरेक्टर की लिमिट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो टंग टेढ़ा हो जाएगा अगर कैरेक्टर ज़्यादा है तो, ठीक है? बिलो 70 कैरेक्टर तो एक ऐसा यूआरएल है जिसमें 70 कैरेक्टर से कम में मेटा डिस्क्रिप्शन है। वो 70 से ऊपर होना चाहिए और 155 के अंदर में होना चाहिए कैरेक्टर, ठीक है? ये अभी आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में। हमने बात की टाइटल की जो कि करेक्ट होने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट टाइटल में होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन में आता है, फिर मेटा टेक्स्ट की मेटा कीवर्ड की बात करते हैं। उनकी देखो मेटा कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वेबसाइट को वेब पेज को किसी कीवर्ड के लिए रैंक आपको करना है तो मेटा कीवर्ड चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? 130 पेज में आप कहीं पर भी इनके मेटा कीवर्ड्स नहीं देख सकते हो। जो वेबसाइट के पेजेस है कहीं पर भी मेटा कीवर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब मिसिंग का भी चांस है, ठीक है? डुप्लीकेट का चांस ही नहीं बनता क्योंकि है ही नहीं। उसके बाद आता है मेन हेडिंग। जिस कीवर्ड पे देखो आप रैंक आना चाहते हो वो कीवर्ड आपकी यूआरएल में होना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए और बाकी सारी जगह जैसे H1 है, कंटेंट है, टैग्स है, सारी जगह पे होना चाहिए। तब जाकर आप रैंक आ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो H1 उन्होंने लिखा है, कहीं पर H1 नहीं है, ठीक है? काफ़ी सारी जगह पर H1 नहीं है। तो हमें वो सारे हेडिंग्स ठीक करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका रैंकिंग आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हेडिंग बोलते हैं, होटल इन गोवा बुकिंग फ्रॉम बेस्ट गोवा होटल्स, ठीक है? तो अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो ना, तो वो कीवर्ड टाइटल में भी आना चाहिए, हेडिंग्स में भी आना चाहिए और बीच में H2 होता है, उसमें भी आना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है जो आपके ऑन पेज के मेरे वीडियो है, जिसमें जाकर आप देख सकते हो, ठीक है? वो अगर रूल्स आप फॉलो करते हो, तब जाकर आपको रैंकिंग मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो H2 मिसिंग है सारे, काफ़ी सारी जगह पे जो कि 11 पेज है तो हमें वो करेक्ट करने रहते हैं। मिसिंग है तो डुप्लीकेट का चांस ही नहीं रहता। ओवर 70 कैरेक्टर है जो कि हमें ठीक करना रहता है। उसके बाद सबस हेडिंग H2 यहाँ पर है, ठीक है? तो H2 में भी काफ़ी सारी जगह पे आप देख सकते हो इश्यू है। ठीक है, H2 इसको कहते हैं, मेन हेडिंग के बाद आता है जो आपके कंटेंट को सेपरेट करता है, ठीक है? तो जब भी क्राउलर आता है तो देखता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो यूआरएल में है कि नहीं, H1 में है कि नहीं, H2 में है कि नहीं, कंटेंट उसी से स्टार्ट होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें और पेज में मैंने क्लियर की है तो आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ H2 मिसिंग है, ठीक है? डुप्लीकेट तो उन्होंने हर जगह ऑलमोस्ट डुप्लीकेट H2 डाला है, जो कि नहीं चलता। जब डुप्लीकेट कंटेंट 2 पेज पे हो तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेज को इंडेक्स करूँ कि ये पेज को इंडेक्स करूँ, ठीक है? ए वाले पेज को या बी वाले पेज को। तो आपको ये सारा क्लियर करना रहता है, तब जाकर गूगल का कन्फ्यूजन क्लियर होता है और आपके पेजेस इंडेक्स करता है। ओवर 70 कैरेक्टर आप देख सकते हो कितने पेजेस में है, वो सारा ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है साइट मैप, ठीक है? जब भी किसी यूआरएल के पीछे आप साइट मैप ऐसे करके अंडरस्कोर करके index.html लिखते हो तो आपको साइट मैप यहाँ पे दिख जाता है। साइट मैप क्या होता है कि साइट मैप हमें बनाना पड़ता है हर एक वेबसाइट के लिए। उससे गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे पेज कितने हैं। समझो आपकी वेबसाइट पे 1000 पेज है या फिर 2000 या फिर 500 पेज है, ठीक है? गूगल के क्राउलर हर पेज को साथ में इंडेक्स नहीं करते, ठीक है? तो उसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइट मैप जनरेट करना पड़ता है। वो डेवलपर जनरेट करता है या फिर आप खुद जनरेट करके ऐड कर सकते हो। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप योस्ट रैंक मैथ की प्लगइन आता है, वो ऐड करके आप ये साइट मैप जनरेट कर सकते हो। साइट मैप से सारे जितने भी पेज है वो गूगल में जाकर इंडेक्स ऑटोमेटिकली होते हैं। तो साइट मैप ज़रूरी है, आपकी वेबसाइट पे होना ही चाहिए, ठीक है?
देखो यहाँ पर साइट मैप है, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ये आपके जो मेन सोर्स पेज है, मेनू बार है वो है, और यहाँ पे सारे पेजेस है। तो समझो कि अगर आपने कोई वेबसाइट का ऑन पेज किया, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पेज का ऑन पेज प्रॉपरली किया, ठीक है, पर दूसरा मार्केटिंग वाले पेज का ऑन पेज नहीं किया, ठीक है, डिज़ाइन का ऑन पेज नहीं किया, इंजीनियरिंग का ऑन पेज नहीं किया, सेल्स का ऑन पेज नहीं किया, तो क्या होगा कि एक ही पेज गूगल इंडेक्स करेगा। अगर आप साइट मैप डालते हो और सारे पेजेस की डिटेल वहाँ पे होती है, तो गूगल समझ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे एक्स वाई जेड पेजेस है, ठीक है? इसीलिए साइट मैप इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्राउलिंग स्टेट आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्राउलिंग स्टेट चेक करना पड़ता है, ठीक है? क्राउलिंग स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे ये वेबसाइट है, कॉपी करो, यहाँ पर आपको लिखना है साइट, कॉलन, और फिर आपका जो वेबसाइट होता है, वो आपको यहाँ पे डालना रहता है, ठीक है? इससे आपकी जितने भी वेब पेज जो गूगल में इंडेक्स है, वो पेज आपको यहाँ से दिख जाएँगे, ठीक है? तो साइट कॉलन करके आपको ये यूआरएल जो आपकी वेबसाइट का है, ये डालना है, जिससे सारे पेजेस आपको गूगल में दिख जाएँगे जो कि इंडेक्स है। अगर इंडेक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पर वो पेजेस नहीं दिखेंगे। आप पेजेस का यूआरएल भी पर्टिकुलर डाल सकते हो, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में ये चीज़ कवर की रखी है, ठीक है? तो जैसे मुझे ये पेज चेक करना है कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं, तो ये मैं पेज ओपन करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। आपको अगर ऐसा दिख रहा है, तो मतलब ये पेज आपका गूगल में इंडेक्स नहीं है। अगर यहाँ पर आपको पेज दिखता है आपका, तो समझ जाना कि वो पेज आपका गूगल में इंडेक्स है, ठीक है। तो क्राउलिंग स्टेटस हम ऐसे जान सकते हैं, और यहाँ पर दिखता है कि कितने पेज आपके गूगल में इंडेक्स है, ठीक है। तो क्राउलिंग स्टेटस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर वेबसाइट के लिए। उसके बाद इमेजेस आती है, उनकी वेबसाइट पे 106 इमेज है, ठीक है। इमेज ओवर 100 केबी। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी इमेज 100 केबी से ऊपर होती है, तो समझो गूगल में आपकी वेबसाइट का स्पीड बहुत कम हो जाता है। आपने काफ़ी टाइम काफ़ी सारी जगह पे महसूस किया होगा, फेस किया होगा कि जब भी कोई वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो, तो वेबसाइट तुरंत ओपन नहीं होती। वो लोडिंग होने में काफ़ी सारा टाइम लेता है। तो उसमें लोडिंग होने में जो टाइम लेता है, उसमें एक रीज़न ये है कि आपकी इमेजेस 100 केबी से ऊपर हो। गूगल का स्टैंडर्ड है कि 100 केबी से अंदर आपकी इमेज होनी चाहिए। और अगर देखो यहाँ पर जेपीजी इमेज काफ़ी सारी जगह पे मुझे दिख रही है, उसकी जगह अब वेब-पी फॉर्मेट आता है। अगर वो आप फॉर्मेट यूज़ करते हो, तो बहुत ही अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए। मिसिंग अल्टर टैग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी इमेज का अल्टर टैग मिसिंग है, ठीक है। गूगल को ये पता नहीं चलता कि आपने जो इमेज आपकी वेबसाइट पे अपलोड की है, वो किसके रिगार्डिंग है। तो उसके लिए हमें ऑल्टर टैग डालना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अगर किसी बंदे ने रैंडम पिक्चर अपलोड की है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है, और उस पे सिर्फ कैट्स लिखा है टाइटल में, तो गूगल को समझ नहीं आएगा कि ये कैट्स है। पर अगर आप अल्टर टैग वहाँ पे देते हो, तो गूगल को समझ आता है कि ये कैट्स का इमेज है। तो जब भी आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको अल्टर टैग देने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो अल्टर टैग कैसे देते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है इमेज अल्टर टैग का, आप मेरी चैनल पे जाकर देख सकते हो। उसके बाद रोबोट टीएक्सटी आता है, तो हमने देखा कि उनकी वेबसाइट पे रोबोट टीएक्सटी है ऑलरेडी। अगर नहीं है, तो हमें रोबोट टीएक्सटी बनाना पड़ता है। कुछ रूल्स गूगल को देने पड़ते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर पेज है जिसको वो फॉलो ना करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर्स है, यहाँ पे कुछ सेंसिटिव डिटेल है, तो हमें जस्ट चेक करना है कि वो फॉलो ना करे। यहाँ पर रोबोट टीएक्सटी हमें कुछ कुछ पेज पे डालना पड़ता है, जैसे यूज़र का लॉगिन डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट डिटेल है। तो हम गूगल को बोलते हैं वो पेज फैच ना करे, वो डिटेल फैच ना करे, जो कि रोबोट टीएक्सटी के ज़रिए होती है, जिससे गूगल वो डिटेल फैच नहीं करता। नॉर्मली ये बैंकिंग सेक्टर में होता है, बैंकिंग की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे जो लॉगिन डिटेल होती है, पेमेंट डिटेल होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो लोग ऐड करते हैं। 500 एरर, तो 500 एरर किसी पर भी नहीं है, जो कि सर्वर रिगार्डिंग एरर है, जो उनकी वेबसाइट पे नहीं है। हमें एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस देखना होता है, जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे एचटीटीपीएस है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है। अगर यहाँ पे एचटीटीपी है, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है।
काफ़ी सारी टाइम आपने महसूस किया होगा कि किसी वेबसाइट पे जाते हो तो रेड कलर का वार्निंग आता है कि ये वेबसाइट में आप एंटर मत हो, ठीक है? वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनके लिए सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं है उनकी वेबसाइट पे। उसके बाद 200 कोड आता है तो हम ये भी चेक करते हैं कि उनकी वेबसाइट में कोई मैलवेयर या वायरस है कि नहीं। 200 कोड मतलब एक अच्छा रिज़ल्ट होता है, तो 291 डिटेल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसपे उनकी सेफ वेबसाइट है, कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद हमें स्कीमा चेक करना पड़ता है। आप बहुत सारी वेबसाइट पे रेटिंग देखते हो, जैसे कोई सर्विस है, प्रोडक्ट है, गूगल पे सर्च करते हो, तो नीचे स्टार रेटिंग आता है, एफएक्यू आते हैं, वो सारे हमें जनरेट करने पड़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि गूगल पे किसी प्रोडक्ट का 1000 रिव्यू दिखाते हैं, ठीक है? 1000 रिव्यू दिखाते हैं, पर वो वहाँ पे एक्चुअल नहीं होता, वो स्कीमा के ज़रिए डिज़ाइन किया गया होता है। यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है पड़ता है कि डुप्लीकेट कंटेंट वेबसाइट पे कितना है, तो कॉमन कंटेंट 70% है, डुप्लीकेट 4% है और यूनिक 25% है। जितना यूनिक कंटेंट होगा उतना अच्छा होगा उनकी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे डीएपीए देख सकते हो, क्लाइंट का डीए 1 ही है, पेज ऑथॉरिटी 8 है, यहाँ पे स्पैम स्कोर हमें नहीं दिख रहा और डोमेन कब से दिया है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है? उनका सोशल मीडिया प्रेज़ेंस नहीं है, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस होना चाहिए जिससे उनके लिए अच्छा है ट्रैफ़िक जनरेट करने का। उनका गूगल माय बिज़नेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवेलेबल नहीं है, गूगल माय बिज़नेस अवेलेबल होना चाहिए, रैंकिंग में बहुत सारा फ़ायदा रहता है। तो ये आप ऑडिट पूरा देख लिया है कि कैसे हम क्लाइंट को ऑडिट देते हैं। अगर ये ऑडिट आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ कीवर्ड, ठीक है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल और कहाँ पे रैंकिंग आना है, वही आपको प्रोवाइड करना है, जिससे हम ये ऑडिट आप तक पहुँचाएँगे और उसके लिए आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, जो कि फ्री में है। तो आज ही बुक कराओ मुझे कॉल करके। थैंक यू।